ज़ैनब मेरे चचा की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ ज़मीन की मालिक थी और अब्बा जान इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी गैर के हवाले तो नहीं करना चाहते थे। लिहाजा अब्बा जान ने ज़ैनब की शादी मुझसे करा दी, लेकिन चूंकि वो मुझे पसंद नहीं थी, लिहाजा मैंने बीवी के रूम में कभी से कबूल किया ही नहीं। शादी की पहली रात ही खुद दो बेड पर सोता, लेकिन इसे फ़र्श पर सोने पर मजबूर करता। मगर वो ऐसी आला ज़र्फ़ लड़की थी कि किसी को ना बताया, हत्ता कि अपने वालदैन को भी ना बताया। 1 साल तक मैंने इसे हाथ तक ना लगाया, फिर भी वो चुप ही रही। मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से नींद की हालत में कभी कभी मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन नींद की हालत में मेरी सांस रुकी तो इसने मुझे नींद से जगाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कमरे में इसे जलील किया और फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर अचानक मुझे पछतावा हुआ कि इसने तो मेरी हमदर्दी में ही मुझे नींद से बेदार किया था। इसे घर में ढूंढने लगा, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। मैंने किसी चीज़ के लिए अलमारी खोली तो इसमें एक खत था जिसमें लिखा था कि पिछले 1 साल में मैं रात को फर्श पर सोने के दौरान मैंने 50 दफ़ा मास्टर्स की तालीम मुकम्मल होने वाली थी और मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था जब ईद की छुट्टियों में घर आया। मैंने आज दिल में मंसूबा बना रखा था कि घर जाते ही अब्बा जान को अपने पसंद के बारे में आगाह करूंगा। मेरी क्लास फेलो तानिया मुझे पसंद थी और मैं इससे शादी करना चाह रहा था। बस सही मौका की तलाश में था कि अब्बा से बात करूं। इस दफ़ा ईद के मौका पर गाँव गया तो मैंने सोचा कि अब्बा को अपनी पसंद के बारे में आगाह ज़रूर करूँगा और फिर अपने वालदैन को तानिया के घर भेजूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। अब्बा जान ने मुझे जिम में बिठाया और कहा कि आओ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगाते हैं। मैं अब्बा जान के साथ जिम में सवार हुआ। थोड़ी देर के बाद हम अपनी ज़मीनों पर पहुँचे तो अब्बा जान ने कहा कि ये हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। दादा जान कहा करते थे कि ज़मीन माँ की तरह होती है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने कहा, जी अब्बू जान, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसके बाद अब्बा जान ने मुझसे सवाल पूछा कि तैमूर, क्या तुम ये पसंद करोगे कि ये हमारी ज़मीनें जो हमें विरासत में मिली हैं किसी गैर के पास चली जाएं? मैंने कहा, अब्बा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होने वाला और मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। इन ज़मीनों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा, तैमूर बेटा, ज़ैनब मेरी भतीजी है, मुझे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा अजीज़ है। 200 एकड़ की इकलौती वारिस है। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब को अपने घर की बहू बना लूँ। उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। अब्बा जान के मुझसे ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान हुआ और परेशान होने के साथ साथ सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो यहाँ अब्बा जान को अपने पसंद के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही अब्बा जान ने मुझे एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। ज़िंदगी में कभी मैंने अब्बा जान के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, ना ही कोई बहस की थी, लेकिन आज ऐसा मौका था जिसकी वजह से मैं शशो पंज में मुब्तला हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपनी पसंद का इजहार करूं तो अब्बा नाराज़ हो सकते हैं और अब्बा जान की नाराज़गी मैं नहीं ले सकता था। मगर ये भी एक हकीकत थी कि ज़ैनब के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इससे शादी हो जाएगी और मेरा इसके साथ मैच भी नहीं था। वो सारी ज़िंदगी घर में रही, एक दफ़ा भी स्कूल का मुंह तक ना देखा, जबकि मैं पढ़ा लिखा लड़का था। एक तरफ तानिया का चेहरा मेरे सामने था, दूसरी तरफ अपने बाप का चेहरा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सर झुकाकर अब्बा के इस फैसले को मान लिया। अब्बा जान ने मुझे गले से लगाया और इसके बाद अगले माह की 10 तारीख को ज़ैनब से मेरी शादी तय हुई। मुकर्ररा वक्त पर ज़ैनब से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने दिल से कभी इसे बीवी तस्लीम ना किया। मैंने दिल में यही मंसूबा बना रखा था कि जब मैं इसे बीवी वाला कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखूँगा और तंग करूँगा तो खुद ब खुद घर से चली जाएगी। शादी की पहली रात ही मैंने ज़ैनब को मुंह दुखाई में यही बात कही कि मैं अपने बाप की वजह से
तुमसे शादी कर रहा हूँ, मगर मैंने दिल से तुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। खुद बेड पर सोता और इसे नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर करता, मगर इसके बावजूद वो बहुत आला ज़र्फ़ लड़की थी। इसने मेरी ये बात किसी को ना बताई। मुझे यकीन था कि वो घर जाकर अपनी माँ बहनों को इस हरकत के बारे में ज़रूर बताएगी और जो बातें मैंने इससे कहीं वो इनसे कहेगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी ना किया। इसका सबूत ये है कि मेरा चचा बहुत सख्त आदमी है और अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर वो अपने बाप को बताती तो दूसरे दिन ही मेरा चचा इधर आकर हंगामा खड़ा कर देता, लेकिन चचा ने ऐसा ना किया। ये इस बात का सबूत है कि ज़ैनब ने घर जाकर मेरी शिकायत ना की। मेरी इन तमाम ज़्यादतियों के बावजूद इसने एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश की। जब भी इसे महसूस होता कि मेरा चाय पीने का मूड बन रहा है तो खुद ब खुद चली जाती, किचन में जाकर मेरे लिए चाय बनाती। इसे ये भी मालूम था कि मैं कौन से दिन कौन सी शर्ट पहनता हूँ और जूतों के बारे में भी पूरी मालूमात थी। मेरी पसंद के खानों के बारे में भी इसे इल्म हो चुका था और रवायती बीवी वाले सारे फ़राइज़ निभा रही थी, जबकि मैं मुसलसल इसे इग्नोर कर रहा था। मैं इस पर रवायती शोहरों वाला हुक्म तो नहीं चला रहा था कि मेरा फ़लाँ काम करो, ये काम करो, लेकिन इसके बावजूद वह खुद ब खुद मेरे सारे काम कर रही थी। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मैंने कभी इसे दिल से तस्लीम नहीं किया। वो गांव की थी, जबकि मैं शहर में पला बढ़ा था। वो खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती से ज़्यादा एतमाद मुझे पसंद था, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं था। हमेशा आंखें झुकाकर चलना, मुलाजमों की तरह मेरे सारे काम करना। हालांकि वो मुझसे बड़ी समझदार थी, क्योंकि वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी और 200 एकड़ की अकेली वारिस, जबकि हम दोनों भाई थे और मेरे हिस्से में 100 एकड़ आ रहा था। एक दिन मैं सुबह नहा कर कंघी करके नीचे आया तो वो नाश्ता बनाने लगी। मैं यूं ही नीचे लान में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। आज छुट्टी का दिन था, दिमाग थोड़ा फ्रेश था। अखबार पढ़ने का मुझे वैसे शौक़ नहीं, बस यूं ही वक्त गुजारने के लिए हेडलाइन पढ़ रहा था। मेरी आदत थी कि मैं छुट्टी का दिन हमेशा घर में गुजारता ताकि अपने माँ बाप को टाइम दे सकूं। वैसे तो मैंने दिल में यही मंसूबे बना रखे थे कि शादी के बाद अपनी होने वाली बीवी के साथ छुट्टी के दिन गुजारूंगा, इसे कहीं घुमाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन मेरे तो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। ज़ैनब के साथ ऐसा करना नामुमकिन ही नहीं था। अखबार पढ़ते हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन कोई नज़र ना आया और दोबारा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। दोबारा मुझे यूं ही महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। इस दफ़ा मैंने जल्दी से पीछे देखा तो ज़ैनब मुझे किचन की खिड़की से देख रही थी, लेकिन मेरे देखते ही वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। इसकी चोटी पकड़ी जा चुकी थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। जिस लड़की को मैं इतना इग्नोर करता हूँ, इसका कोई ख्याल नहीं रखता, इसे अपने साथ बेड पर सोने के लिए मना करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो मुझ में दिलचस्पी ले रही थी, मेरा ख्याल करती थी। वो अक्सर ही मेरी तरफ घूरती, लेकिन मेरे देखने पर नज़रें मोड़ लेती। एक दफ़ा तो मैं गहरी नींद में था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो वो ऊपर देख रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, क्या वो हमेशा से ऐसे करती है या फिर शादी के बाद ऐसी हो गई है? इसके बारे में मैं नहीं जानता था, मगर एक बात जो मैंने महसूस की कि दिन ब दिन इसमें तब्दीली आ रही थी। कपड़ों के सिलेक्शन के बारे में भी मुहतात हो रही थी। एक दिन वो मेरे लिए चाय बना कर आई तो मैंने इसकी आंखों में देखा, वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। इसकी तरफ देखकर कहा कि आपको कुछ कहना है? वो कहने लगी कि नहीं, कुछ नहीं कहना। फिर जाते वक्त अचानक वापस मुड़ी और कहा कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, छुट्टी का दिन भी है, तो मेरे दिल में है कि कहीं घूमने चलें। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ और इसकी तरफ देखकर कहा कि क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ सोना पसंद नहीं करता, तो घूमने कैसे चला जाऊंगा? बड़ी अजीब लड़की हो, छोटी सी बात को नहीं समझ सकती। मैंने अपने बाप की वजह से तुझसे शादी की है, वरना
मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो कहने लगी, आपने अगर शादी कर ही ली तो निभाने की कोशिश भी कर लें। मैंने कहा, मेरे पास फजूल बातों का वक़्त नहीं। फिर बगैर चाय पिए मैं वहाँ से बाहर चला गया। फिर मैं टीवी देखने लगा। ज़ैनब बेचारी वापस अपने कमरे में चली गई। मैं दिल में सोचने लगा कि वो बेचारी कमरे में रो रही होगी। मेरे दिल में आया कि जाकर चेक कर लेता हूँ। जब कमरे में गया तो वहाँ वो मौजूद नहीं थी। इसके बाद मैंने इसे किचन में झांका, इधर भी नहीं थी। ढूंढता ढूंढता आखिर एक कोने वाले कमरे में गया तो वो रो रही थी। मैंने गौर किया कि वो अपने आप से रोते हुए बातें कर रही थी। रोते हुए कह रही थी कि या अल्लाह, मैं किस आजमाइश में फंस गई। मैं अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द से मोहब्बत करती हूँ। तैमूर भी मैं हमारे ख़ानदान में से है। अपना खून मालूम होता है, इससे मुझे मोहब्बत है, लेकिन इसके रवैये की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। या अल्लाह, इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। इससे आगे सुन ना पाया कि कहीं मेरा दिल इस लड़की की वजह से नरम ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं तो आज तक इसे अपने दिल में जगह नहीं दी थी, और तानिया दूर होने के बावजूद मेरे दिल में बैठी थी। मैं इसी इंतज़ार में था कि मेरे इस रवैये से तंग आकर आखिर वो घर छोड़कर चली जाए, और मुझे इस बात की उम्मीद थी। अब्बा जान ने महसूस किया कि शादी के बाद मैं ज़ैनब को लेकर कहीं नहीं गया, ना ही इसे घुमाने के लिए लेकर गया। तो आज अब्बा जान ने मुझसे कहा कि कल ज़ैनब के साथ शहर चले जाओ, कुछ दिन उधर रहो, अपना घर है वहाँ। मैंने दिल में सोचा कि अब्बा जान ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। शहर में भी हमारा एक घर था। मैं ज़ैनब को इसलिए शहर की तरफ लेकर रवाना हुआ। अब्बा जान ने 2 दिन क़याम करने का हुक्म दिया था, और वो 2 दिन मुझे बहुत भारी महसूस हो रहे थे। मगर शहर जाकर मैंने दिल में सोचा कि अब अगर आ ही गए हैं तो इस लड़की से अपना रवैया कुछ दुरुस्त कर लूँ। यूँ मुसलसल खामोशी अच्छी नहीं। अजीब लगता है कि एक बंदी आपके साथ है और आप इससे बात तक नहीं कर रहे। रहाइश पर जाकर मैंने इससे कहा कि कपड़े तब्दील कर लो, हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। मेरी ये एक बात सुनकर इसकी आंखों में चमक पैदा हुई। पहली दफ़ा मैंने इसके चेहरे पर इतनी खुशी महसूस की, और इसके बाद अपने दिल को भी सुकून मिला। ऐसा सुकून जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन इस लिहाज से नहीं चाहता था कि ज़ैनब मेरे साथ हो। मैं तो तानिया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। एक एक लम्हा इसके नाम करना चाहता था। रात को सड़क के किनारे इसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था। मगर ज़ैनब तो ऐसी नहीं थी, वो मेरे टाइप की थी ही नहीं। ऐसे महसूस होता था जैसे वो मेरी नौकरानी हो और मैं इसका मालिक। मुझे इस किस्म का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो मियाँ बीवी में मोहब्बत का कायल था। मैं इस बात का कायल था कि मियाँ बीवी गपशप करें, एक दूसरे को तंग करें, फिर मनाएं। खैर, इसके बाद हम एक होटल में खाना खाने गए। ज़ैनब ने शहर के लिहाज से अच्छे से कपड़े बदन किए। एक दफ़ा यूं ही इस तरह करते वक़्त इसने मेरी पसंदीदा शर्ट जला दी और फिर रोना शुरू किया। हालांकि वो आसानी से मेरी शर्ट को छुपा सकती थी, क्योंकि मेरे पास दर्जनों शर्टें थीं और मुझे ये बात याद नहीं होती कि कौन सी शर्ट कहाँ है। मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि आपकी एक शर्ट जल गई है मुझसे। मुझे तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि ज़ैनब किस किस्म की लड़की है। इधर शहर में लड़कियाँ अपने शोहर से हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश करती रहती हैं, लेकिन आज तक शादी को 1 साल होने वाला है, इसने मुझसे किसी किस्म की फरमाइश का इजहार ना किया। सुबह उठकर नमाज अदा कर दी, 5 वक़्त की नमाज पढ़ती, इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत भी करती। इधर शहर में भी इसने फ़र्श पर एक कपड़ा बिछाया और सोने लगी, लेकिन इसे मालूम था कि इसे अपने बेड पर नहीं सोने दूंगा। एक रात मैं सो रहा था कि सीधा सोने की वजह से मेरी सांस रुक कर आ रही थी। ये मेरे दोस्त भी कॉलेज के ज़माने में यही बताते थे। बचपन में वालिदैन को भी मेरी इस बीमारी का पता था कि सीधा सोने की वजह से
मेरी सांस में रुकावट पैदा हो जाती है। मगर ज़ैनब को किसी ने नहीं बताया था। इसे महसूस हुआ तो इसने मुझे नींद से बेदार करना चाहा। इस सुबह का वक़्त था। मैंने जब देखा कि वो अपने हाथों से मुझे नींद से बेदार कर रही है, मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने ज़ैनब से कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुझे मना किया था कि मेरे करीब मत आना और मुझसे फासला रखना। आज तूने मुझे छू लिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या मैंने तुमसे कई बार कहा कि मैंने दिल से तुझे बीवी ही नहीं तस्लीम किया, तो क्यों बार बार मुझे तंग करती हो? वो कँपकँपाते हुए होंठों से कह रही थी कि दरअसल आपकी सांस रुक रही थी और चेहरे पर पसीना था, इसलिए मैंने आपको बेदार किया। मैंने कहा, खबरदार, आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। मैं अपने बेड से उठा और इसे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का दे दिया। इसके बाद कमरा बंद करके दोबारा बेड पर सो गया। क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, जब दोबारा आँख खोली तो इस वक्त सुबह के 9 बजे थे। सुबह 5 बजे वाला वाक़या मुझे अचानक याद आया तो अच्छा ना लगा। दिल में सोचा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसके साथ मिसबिहेव किया। इसके बाद बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। नहाने के दौरान यही सोच रहा था कि आज इसे मना लूँगा, क्योंकि गलती मुझसे हुई। वो बेचारी मुझसे खैर ख्वाही कर रही थी और नींद से जगाया, जबकि उल्टा मैंने इसकी बेइज्जती कर दी। 1 साल होने को है, वो बेचारी फर्श पर सो रही होती है। कभी इसका बात का तज़किरा किसी से नहीं किया। मुझे एक एक करके ज़ैनब की सारी खूबियाँ नज़र आने लगी। एहसास होने लगा कि यार, तूने तो जुल्म और जबर की हदें पार कर दी। खैर, मैं जल्दी से नहाया। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर इसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र ना आई। ना किचन में थी, ना ही बाहर सैन में वो मुझे नज़र ना आई। मुझे परेशानी होने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी मछली को किसी ने पानी से बाहर फेंक दिया हो। मैं अंदर ही अंदर से तड़पने लगा, क्योंकि ज़ैनब की वो तमाम अच्छाइयाँ मुझे तड़पा रही थी। अब जबकि वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी तो मैं परेशान हो गया। मैं इससे माफ़ी मांगना चाह रहा था। दिल ही दिल में महसूस करने लगा कि इसकी यूं अचानक गायब होने पर इतना परेशान क्यों हूँ। मैं खुद चाहता था कि वो घर से चली जाए और दोबारा मुझे नज़र ना आए। अब जबकि मेरा काम हो गया और वो घर से चली गई तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? क्या मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? मैं उससे खुद से पूछने लगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ऐसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ जो मेरी मोहब्बत के काबिल तक नहीं, जिसको बात करने का सलीका नहीं। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, तू इससे मोहब्बत करता है? इसकी हद से ज़्यादा फरमाबरदारी खामोशी ने तुझे अंदर से तोड़ दिया और इसका दीवाना बना लिया। फिर मेरी अना ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। एक एक करके सारी इसकी अच्छी बातें याद आईं। कैसे वो फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो जाती, सोते हुए भी मेरी तरफ देखती, किस तरह वो बावर्ची खाने की खिड़की से मुझे घूर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो इसने अपना चेहरा छुपा लिया। क्या इन सारी आदत की वजह से मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ? हाँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरी अना का भूत उतर चुका था। मैं पागलों की तरह भाग भाग कर इसे तलाश कर रहा था, लेकिन वो कहीं नज़र ना आई। घर से बाहर सड़क पर देखा, इधर भी नज़र दौड़ाई, लेकिन वो मुझे इस बात की परेशानी थी कि अब्बा जान को क्या जवाब दूंगा। लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी इस बात की वजह से थी कि मैं इसे खो ना दूं। मेरी वजह से वो कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। मैं बाहर सड़क पर गया, इधर भी मुझे वो नज़र ना आई। गाड़ी निकाली, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, बस के अड्डों पर गया, लेकिन शायद कहीं वो मुझे नज़र ना आई। लेकिन वो कहीं ना मिली तो सोचा कि शायद किसी बस पर सवार होकर गांव वापस ना चली गई हो। गांव राब्ता किया तो यही खबर मिली कि वो यहाँ नहीं आई। वापस अपनी रहाइश पर आया, सोफे पर लेट गया। सर से लेकर पाँव तक पसीने में शराबूर था। ज़ैनब की एक एक अच्छाई मुझे याद आ रही थी कि शादी की पहली रात से लेकर आज तक कैसे वह खामोशी के साथ फर्श पर कपड़ा बिछाकर सो जाती थी, किचन की खिड़की से मुझे देखती थी। बहुत बातें मैं याद कर रहा था और रो रहा था कि इससे भी बेहतर बीवी मुझे मिल सकती थी। ज़ैनब से बढ़कर मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता।
और अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा इसे अजीज़ रखता हूँ। लेकिन अफसोस कि मैंने इसे खो दिया। पता नहीं वो कहाँ है। खुदा ना करे कि किसी मुसीबत में हो या दिल बर्दाश्ता होकर और मेरे जुल्म से तंग आकर इसने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म ना कर ली हो, नहर में छलांग ना लगा दी हो। यही ख्यालात मेरे दिमाग में थे और मुझे परेशान करते रहे। अलमारी खोली तो वहाँ एक खत पड़ा था, जिसको खोल कर देखा तो इसमें लिखा था कि मैं तैमूर के काबिल नहीं, लेकिन बीवी होने के नाते मैं इसका ख्याल रखती हूँ। सोते हुए तैमूर को सांस का मसला होता है, इसकी वजह से मैं सो नहीं पाती। बस यही सोचकर सारी रात नहीं सोती कि खुदा ना ख्वास्ता तैमूर की सांस रुक जाए तो मेरा क्या होगा। सारी रात इसके बिस्तर के सामने बैठी रहती हूँ ताकि इसका ख्याल रख सकूँ। मोहब्बत का तकाजा यही है कि कुर्बानी दी जाए, लिहाजा अपनी नींद की कुर्बानी देकर मैं इसका ख्याल रखती हूँ। तैमूर रो रो कर कह रहा था कि काश वो एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। मुझे अब इसके साथ की गई एक एक ज़्यादती याद आ रही थी और इनको याद करके मैं चीखने लगा। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर अचानक वो मेरे सामने आई। इसे देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांसें बहाल हो गई थीं। अब वो दोबारा मुझे छोड़कर कभी ना जाना। ज़ैनब कहने लगी, जैसे ही आपने मुझे कमरे से बाहर निकाला तो मुझे दुख हुआ और मैं घर की छत पर चली गई ताकि मेरे रोने की आवाज़ आप तक ना पहुंच सके। इधर मैं चारपाई पर पड़ी थी तो मुझे वहां नींद आ गई। अब आपकी चीखों की आवाज़ सुनी तो मेरी आँख खुल गई। आप क्यों चिल्ला रहे थे? क्या कोई चीज़ गुम हो गई? मैंने ज़ैनब से कहा, हाँ, तुम गुम हो गई थी। अब तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। तुम मेरी सबसे अच्छी बीवी हो, जबकि मैं तुम्हारा बुरा शौहर। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ वो ज़्यादती की। खुदारा मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब ने कहा कि आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कल भी मेरे लिए काबिल एहतराम थे, आज भी आपकी इतनी इज्जत करती हूँ। ज़ैनब ने दिल से मुझे माफ़ कर दिया। बस यही मेरे लिए काफ़ी था। शादी की पहली सालगिरह पर मेरी ख्वाहिश पर ज़ैनब को दोबारा दुल्हन बनाया गया। शादी की तमाम रसूमात दोबारा की गई। दुल्हन के रूप में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि ये मुझे आज पता चला, मगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसका अखलाक था। इसका दिल एक अनमोल मोती की तरह खालिस था और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था कि मुझे ज़ैनब जैसी बीवी मिली।